हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। जिस तरह आप पहले पार्ट को बहुत प्यार दे रहे हैं, उम्मीद है कि आप उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट को भी पूरे ध्यान से सुनेंगे और यहाँ से कुछ सीखने लायक चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के लोगों के लिए भी है। अगर आप पेरेंट है या फिर आपका कोई बच्चा +1 2 के आसपास पढ़ रहा है, तो आप इन वीडियोस को खुद देख के कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की, या फिर आपके कोई कज़न सिस्टर हो सकते हैं या कोई भी आपके घर में छोटा है जिसको आप पढ़ाना चाहते हो। तो उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो और हम इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, हमने कहा था कि लास्ट वीडियो में हम चार्जेस को समझ चुके हैं कि चार्जेस का नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आज उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मीनिंग समझेंगे कि कब एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और कब एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो चार्ज एक्चुअली ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है तो उसमें क्या ट्रांसफर होता है और क्या उस चार्ज की प्रॉपर्टीज रहने वाली है। तो यही सब चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के साथ। ठीक है, तो अभी तक जो हमें समझ आ चुका है, हम ये बात समझ आ चुके हैं कि जो चार्जेस है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव होना हमें ये समझ आया है फ्रिक्शन से। हमने कुछ एग्जांपल जैसे किए थे, एक ग्लास रॉड वाला एग्जांपल किया था, GR मतलब ग्लास रॉड। जब इसको हमने सिल्क के साथ रब करके देखा था तो हमने कहा था ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो रही है, और अपनी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने माना कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है सिल्क रॉड। पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आने का रीजन क्या होता है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई स्पीशीज कब पॉजिटिवली चार्ज होती है या कब नेगेटिवली चार्ज हम मानते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो हमने अपना एक थियरी सेटअप की हुई है कि पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी बॉडी। पॉजिटिव चार्ज तब एक्वायर करेगी बॉडी अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है या उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी बॉडी? जब वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड होती है, इलेक्ट्रिफाइड होती है, एक ऑब्जेक्ट लूज करती है, दूसरी ऑब्जेक्ट गेन करती है। ये उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी के बेस पे डिपेंड करता है कि किसका नेचर कैसा है। कुछ स्पीशीज का नेचर गिविंग नेचर होता है, कुछ स्पीशीज का नेचर टेकिंग नेचर होता है, गेनिंग नेचर होता है। तो जो स्पीशीज देने के लिए तैयार है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, और जो स्पीशीज या कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज को गेन करती है तो उसे हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में एक फेमस एग्जांपल है Na और Cl का। इसका सोडियम का जो नेचर है, सोडियम का नेचर गिविंग नेचर है, तो Na हमेशा ही पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और ये जो क्लोरीन है ये हमेशा गेनिंग नेचर की रहती है, तो इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ एक टर्म नोट करने वाली है, इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में हमने चार्ज चार्ज लगातार वर्ड यूज किया, और अभी भी हम चार्ज के ऊपर ही कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो चार्ज इज एट रेस्ट पे। ये चार्ज एक्चुअल में है क्या? देखो, फिजिकली जो चार्ज है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है। जो भी ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होने वाली चीज है, चाहे लॉस हो रहा है चाहे गेन हो रहा है, चाहे इससे लूज हो रहे हैं, वो भी क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और ये जो गेन कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। अगर वो लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिवली चार्ज, अगर गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिवली चार्ज। तो ये चीज अब एस्टेब्लिश हो जाती है हमारे पास, एक सिंपल सी चीज, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। जहां पे भी चार्ज की बात होगी तो फिजिकली वो चीज जिसकी बात हम कर रहे होंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को ही फिजिक्स के अकॉर्डिंग बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कहा गया है। बेसिक चार्ज या फिर आप इसको फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हो। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है एटम्स के पास, क्योंकि एटम
को अगर आप स्टडी करते हो तो एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ रिवॉल्व होने वाला इलेक्ट्रॉन है। बट ये रिसर्च में देखा गया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो फर्दर कुछ पार्टिकल्स है जिनको क्वार्क्स कहा जाता है, उनसे मिलकर बने हुए हैं। बट इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका कोई भी सबस्ट्रक्चर नहीं होता, ये आगे डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल चार्ज। और इस चार्ज की एक फिक्स्ड वैल्यू है, जो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आता है उसको 1.6 10⁻⁻19 कूलम, कूलम चार्ज का यूनिट होता है। तो हमारे पास चार्ज की सबसे बेसिक यूनिट डिसाइड होगी, यानी कि आपको एक करेंसी मिल गई है चार्ज की कि जिस तरह से आपका एक्सचेंज होगा वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा। हम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाए कि हमने ऑब्जेक्ट से कितना चार्ज लूज करवाया या गेन करवाया हुआ है। जिस तरह की करेंसी में 1 रुपए की वैल्यू आपने डिसाइड कर ली है 100 पैसा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन में उस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू ये डिसाइड हो गई है। अब 1 रुपए के साथ आप जितना भी मल्टीप्लाई करते जाओगे वो जो अमाउंट है वो उतना इंटू 100 होके पैसे में कन्वर्ट होता है। वैसे ही अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आएगा। और वो कौन सा चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला कौन सा केस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। सिमिलरली अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस का चार्ज आ जाएगा, -2 टाइम्स 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये उसका नेगेटिव चार्ज है। यहां से क्लियर हो जाती है एक चीज कि जब भी एक्सचेंज होगा वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा। और इस एक्सचेंज से हमें एक बात और क्लियर होती है, चार्जेस की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो जब एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा और इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, तो जो भी एक्सचेंज होगा वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर्स के फॉर्म में। कहने का मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या तो गेन कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने किसी एक बॉडी से 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज करवाया या फिर 2.6 इलेक्ट्रॉन हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गेन किए। ये दो चीजें गलत है, क्योंकि 1.5 का मतलब होगा डेढ़, एक पूरा एक आधा, और आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है। और 2.6 का ही मतलब वही होगा 2 पूरे और फिर 0.6, और 0.6 कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पूरा एग्जिस्ट करता है, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इस तरह की चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां एक चीज क्लियर होती है कि पॉइंट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब भी ट्रांसफर होगा वो एक इंटीग्रल वैल्यू में हो सकता है वो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट करेगी कि अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और नेगेटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इसी इंटीग्रल वैल्यू के ट्रांसफर को फिजिक्स में एक प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। अब हम क्वांटाइजेशन को इसका रिलेट करेंगे कि अभी हमने ये समझ लिया है कि ये ट्रांसफर सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं क्वांटाइजेशन। काफी सारे बच्चे क्वांटाइजेशन के नाम पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट ये क्वांटाइजेशन होता क्या है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये क्वांटम को रिलेट करता है। क्वांटम वर्ड अपने आप में बताता है कि छोटा यूनिट, सबसे पैकेट, एक पैकेट की फॉर्म, उसको आप क्वांटम कह सकते हैं। तो अभी हम क्वांटाइजेशन एक पहली प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटाइजेशन क्या है इलेक्ट्रॉन का? हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि जो चार्ज है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हमने ये बता दिया है 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे जो n है ये मैंने आपको कहा ये क्या हो सकता है, ये एक इंटीजर होगा। इंटीजर वो वाले नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट्स नहीं लगते हैं, जो पूरे होते हैं, उसको हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं बट ये पूरे नंबर होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी तक। और पॉजिटिव में 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो मतलब ट्रांसफर कितना भी हो सकता है। नेगेटिव का सिर्फ मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट ने गेन किया, और पॉजिटिव का मतलब होगा कि
ऑब्जेक्ट ने लूज किया है। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो ट्रांसफर है वो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फंडामेंटल चार्ज के फॉर्म में हो सकता है। इस चीज को नाम दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने यहाँ पे चार्ज को क्वांटिफाई कर दिया है। हमने डिसाइड कर दिया कि चार्ज का मिनिमम पैकेट कितना होगा। जैसे कि दीवार बनाते हो आप, तो आपको ईंट एक समझ सकते हो आप, क्वांटम है, दीवार का जो क्वांटम है वो ईंट है। और लाइट के बारे में आपने सुना होगा, लाइट का जो क्वांटम है वो फोटोन है। मतलब लाइट बहुत सारे फोटोन से मिलकर बनी हुई है, वैसे ही दीवार बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी हुई है। तो वैसा ही जो चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के चार्जेस की वजह से मिलकर बना हुआ है। और वो इंटीग्रल मल्टीपल में होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये मतलब है आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। यहां से हमें चीज समझ आती है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब यहां से एक और चीज क्लियर हो रही, देखो कि ये जो चार्ज है ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते अपनी तरफ से और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने अपने डिस्कशन में कभी भी ये वर्ड यूज नहीं किया मैंने चार्ज क्रिएट किया। हम लगातार एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि चार्ज का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, या फिर कोई लूज करेगा या गेन करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कोई ऑब्जेक्ट अपने आप से कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर लेगी या फिर उसके ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो मतलब डिस्ट्रॉय कर देगी। चार्ज की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो यहीं से कंटिन्यू होती है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिर्फ ये ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और दूसरा है कि जो नेट चार्ज है बॉडी के ऊपर वो कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ये बताता है हमें कि हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होंगे, वो या तो लूज करने की टेंडेंसी पे होंगे या तो गेन करने की टेंडेंसी पे होंगे। वो आपकी स्पीशीज पे डिपेंड है। बट ऐसा नहीं होगा कि चार्जेस को कहीं पे क्रिएट किया जा रहा है या फिर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। नो क्रिएशन, नो क्रिएशन एंड नो डिस्ट्रक्शन। ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को ना पैदा कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें एक चीज कई बार बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है कि द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी कांस्टेंट। एक चीज हो सकती है कि आपकी जब ट्रांसफर के दौरान इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन क्रिएट हो सकते हैं, बट जो नेट चार्ज है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन का एक और वो आता है, इम्पैक्ट आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका न्यूट्रॉन है, वो हो सकता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाए, है ना। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि सर हमारा जो न्यूट्रॉन था वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसने आगे जाके दो नए चार्जेस क्रिएट कर दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली इलेक्ट चार्ज कैरियर्स है जिनके ऊपर पार्टिकल, इनको चार्ज पार्टिकल कहा जा सकता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल है, दो पार्टिकल में आज जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट इनके चार्जेस को अगर आप ऐड करोगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा ही इक्वल चार्ज होता है, इक्वल चार्ज बट ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या मतलब वो है इसका, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, बट ये कौन से वाला, ये नेगेटिव वाला है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव ऑफ 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इतना ही चार्ज आपके पास प्रोटॉन के पास, या फिर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं ई पॉजिटिव, उसके पास पॉजिटिव का चार्ज होता है इतना ही 1 कूलम। तो जो यहां से न्यूट्रॉन के पास चार्ज वाइज जो टर्म थी, न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और इससे जो नए पार्टिकल्स पैदा हो रहे हैं आगे, उनका जो चार्ज है, चार्ज का सम है वो भी क्या आएगा, जीरो आ रहा है। यानी कि नेट चार्ज बिफोर कन्वर्शन एंड आफ्टर कन्वर्शन इज इक्वल। नेट चार्ज आपके पास कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका एक और मीनिंग होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, नेट चार्ज, नेट चार्ज remains कंजर्व्ड या कांस्टेंट। यहां ये नेट वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ट्रांसफर के दौरान
चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकते हैं, बट जो नेट चार्ज होगा, जो उनका सम होगा, वो हमेशा ही क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। यानी कि बिफोर डिस्ट्रक्शन, आफ्टर डिस्ट्रक्शन या बिफोर प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो सकती है, अलग अलग तरह की प्रोसेसेस है। एक दो प्रोसेसेस की और एग्जांपल देखते हैं जो नेचर में बहुत फेमस है। एक जैसे कि पेयर प्रोडक्शन के नाम से जानी जाती है, और आई होप कि आपने ये चीज क्लियर कर ली हो। एक आपके पास एनहिलेशन होता है, और आपने न्यूक्लियर मैटर के बारे में जरूर सुना होगा। उस तरह की चीजों में भी हम चार्ज कंजर्वेशन देखते हैं। एक पेयर प्रोडक्शन नाम का रिएक्शन होता है, पेयर प्रोडक्शन। आपका जो फोटोन होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ये फर्दर टूटता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे भी वैसा ही है, आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ नेट चार्ज बिफोर, नेट चार्ज पहले क्या है, ये 0 है, और यहाँ पे भी दोनों का चार्ज मिला के एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ बाद में भी नेट चार्ज क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस दोनों केसेस में ये चार्ज 0 हो रहा है। इसी तरह की एक प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं एनहिलेशन। इसी का उल्टा होता है वो एनिलेशन, मतलब मैटर और एंटी मैटर मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये काफी बाद में आती है चीजें मैटर एंटी मैटर की, बट यहाँ पे हम इसको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं, तो ये आगे जाके आपको दो फोटोन प्रोड्यूस कर देते हैं। ये है एनहिलेशन की प्रोसेस और ये प्रोडक्शन की प्रोसेस। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, यूरेनियम का एग्जाम्पल है। यहाँ आपका पूरा पूरा मैटर या फिर पूरा पूरा एलिमेंट ही एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यूरेनियम 92-238 है, आपको पता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसका जब अल्फा डीके होता है, यानी कि इसे जब अल्फा पार्टिकल लूज होता है, अभी देखते हैं हम अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा डीके होता है तो ये कन्वर्ट होता है थोरियम में। तो थोरियम में कन्वर्ट होने का मतलब है इसका जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज होता है, और इससे जो अल्फा पार्टिकल, जिसको आप हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। जब यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल लूज होगा, जो कि खुद इसकी टेंडेंसी है, इसका नेचर ही वैसा ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये कुछ रेडिएशन रेडिएट करता है। उसमें से अल्फा रेडिएशन होती है जिसमें हीलियम पार्टिकल लूज होते हैं। जब ये हीलियम पार्टिकल लूज करेगा तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, इसे कहते हैं थोरियम। इसका कर एटॉमिक नंबर 92-238 इसका मास नंबर था, और जो थोरियम बन रहा है उसका जो एटॉमिक नंबर वो 90 रहेगा और उसका मास नंबर 234 रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने अपने में से एक अल्फा पार्टिकल लूज किया। इस तरह के बहुत सारे और रिएक्शन पॉसिबल होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए। इनका नेचर ऐसा होता है, अगर आप इनको कहीं पे छोड़ जाओगे ओपन जगहों पे, तो ये लगातार रेडिएट करते रहते हैं। रेडिएशन इनके स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से ये रेडिएट करते हैं, इनको कोई बाहर से इसके लिए एजेंसी नहीं चाहिए होती है। अगर आप यूरेनियम इस वाले आइसोटोप को एक रूम में छोड़ जाओगे तो ये अल्फा डीके दिखाते हुए थोरियम में कन्वर्ट होता रहेगा। तो यहाँ से समझ आता है कि इसका जो चार्ज है ये कंजर्व्ड होता है, इसमें सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, बट टोटल जो चार्ज है इसमें 92 प्रोटॉन्स है, और बाद में भी कितने, ये 90 प्रोटॉन्स है और 290 और 90 प्लस 2 92 प्रोटॉन्स बन रहे हैं। और जितने एलिमेंट में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, इलेक्ट्रॉन उतने ही है, जस्ट वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं अलग अलग फॉर्म में। तो यहाँ से हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ आता है कि आपके प्रोसेस के दौरान नेट चार्ज कंजर्व रहता है, और चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। उस चार्ज को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉन को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता ही है, और उसको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये दो प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, उसके अलग अलग पार्ट्स पे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो पाए हैं, किसी वजह से हो सकते हैं वो। एक प्रोसेस होती है पोलराइजेशन, अभी उसको हम समझते हैं, उससे आपको चीज क्लियर होगी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, एडिटिविटी। इसके लिए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द algebraic sum of the individual charges present on the different parts of a body। एक बॉडी के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरह के चार्ज है। कोई भी रैंडम बॉडी मान लेते हैं, हो सकता है इसके अलग अलग पार्ट्स के पास अलग अलग चार्ज है। जैसे कि यहाँ पे Q1 मान लिया, इस पॉइंट पे हमने Q2 मान लिया, यहाँ पे Q3 मान लिया, यहाँ पे Q4 मान लिया, सेंटर पे मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर Q5 है, कि बॉडी यूनिफॉर्मली
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। और आपको बोलना है कि टोटल बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है एक टाइम पे। अगर तो इस स्टेटमेंट को सिंपली मानेंगे तो टोटल चार्ज जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको सिंपली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Q4 और प्लस Q5। यहाँ 5 चार्जेस ही लिए मैंने, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 1 to n, बहुत सारे चार्जेस, n कुछ भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। बट अगर इनको कुछ वैल्यूज दे देखें फिर देखते हैं कितना चार्ज होता है। मान लेते हैं Q1 आपके पास है 1 कूलम, और Q2 मान लेते हैं -2 कूलम है, और Q3 मान लेते हैं -3 कूलम है, Q4 को मान लेते हैं 4 कूलम, और Q5 को मान लेते हैं 5 कूलम। हो सकता है कुछ भी हो, हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिया, हमें पता है चार्जेस दो तरह के होते हैं, और कुछ को हमने पॉजिटिव ले लिया, कुछ को नेगेटिव ले लिया। तो टोटल जो चार्ज होगा ऑब्जेक्ट के पास, जिस तरह से इंटीजर्स ऐड होते हैं, चार्जेस भी बिल्कुल वैसे के वैसे ऐड होते हैं। जो सम प्लस प्लस वाली वैल्यू जो आपस में ऐड हो जाएंगी, 5 + 4 + 1 ये हो गया 10, और 3 + 2 ये माइनस का 5 कूलम आएगा, और यहाँ पर से माइनस, तो नेट चार्ज जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा वो 5 कूलम का आएगा। यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो आप कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। वो एक प्रोसेस होती है पोलराइजेशन की। अगर मान लो ये पहले ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होती है, इसके आसपास अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आते हो आप, जो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने कल देखा था ग्लास रॉड को इसके आसपास ले आते हो, तो स्टार्टिंग में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रल होता है, सारे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट जब किसी इस तरह के ऑब्जेक्ट को इसके आसपास लिया जाता है, तो ये अपने नेचर की वजह से क्या करता है, इस न्यूट्रल बॉडी से कुछ चार्जेस जो नेगेटिव चार्जेस है वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस बॉडी के ऊपर पोलराइजेशन हो जाती है। तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्पेसिफिकली नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के पास मान लेते हैं पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन ही होंगे, न्यूट्रल होगी स्टार्टिंग में बॉडी। बट ये जब आएगा तो वो जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसका एक कोना पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो बाकी प्रोटॉन्स बच रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑटोमेटिक एक दूसरे हाफ में या सेकंड हाफ में इस तरह से एकम्युलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको इस बॉडी के अंदर ही दो तरह के पोल्स देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह की प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। इससे क्या है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में अलग अलग तरह से हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि किसी बॉडी के आसपास कौन सी ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, तो ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है। कुछ जगह इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कुछ जगह पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो अगर आपको एज ए नेट देखना है पूरा चार्ज कितना है ऑब्जेक्ट पे, तो उसको हम एल्जेब्रिक सम करके देखेंगे कि टोटल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना है। ये जिस तरह से हमारे नंबर्स ऐड होते हैं, जैसे मैंने कहा कि नंबर्स ऐड होते हैं, चार्जेस भी वैसे ही ऐड होता है। मास में भी ऐसा होता है, बट मास के साथ ये होता है कि मास नेगेटिव नहीं हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है। जबकि मास और चार्ज एक तरह से स्केलर ऑब्जेक्ट्स है, जिस तरह से मास छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर होल मास बनता है, वैसे ही चार्ज भी छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर आपका होल चार्ज बनता है। बट चार्ज के साथ ये है कि चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट नेगेटिव मास प्रैक्टिकल नहीं है, नेगेटिव कोई मास नहीं हो सकता है। तो ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज थी चार्ज की, जिसमें हमने क्वांटाइजेशन सीखा, एडिटिविटी सीखी और कंजर्वेशन सीखा। कंजर्वेशन ने बताया हमें कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम ना तो क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इलेक्ट्रॉन केवल ट्रांसफर हो सकते एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जो बॉडी ट्रांसफर करेगी वो पॉजिटिव होगी, जो उसको गेन करेगी वो नेगेटिव होगी। और ये जो ट्रांसफर होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। उस प्रॉपर्टी को हमने कहा क्वांटाइजेशन, कि हम इलेक्ट्रॉन को पॉइंट्स 1.5 2.5 इस तरह ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करना होगा, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में देखा हमने कि ऑब्जेक्ट्स की पार्ट पे अगर अलग अलग तरह के चार्जेस लगे हैं, और अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे चार्जेस एल्जेब्रिकली ऐड करने पड़ेंगे, जिस तरह आप नंबर्स को ऐड करते हैं। ये चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, एक दो क्वेश्चंस करते हैं इन प्रॉपर्टीज पे, ताकि आपको इनके एप्लीकेशन समझ आ सके क्या एप्लीकेशन है। तो पहला क्वेश्चन हम क्वांटाइजेशन पे करेंगे। एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वैल्यू दी होगी आपके पास, कहा जाएगा क्या ये चार्ज कभी पॉसिबल भी हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उस चीज को समझते हैं, और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, जैसे कि हम चार 2-3 वैल्यूज लेते हैं।
जैसे कि मैं लेता हूँ एक वैल्यू 5.6 10⁻⁻18 कूलम की लेते हैं, एक 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की लेते हैं, और एक वैल्यू आप ले सकते हो 6.0 10⁻⁻19 कूलम। आपको कहा जाता है इन तीन वैल्यूज में से बताओ कौन सी वैल्यू एक्चुअल में एग्जिस्ट हो सकती है, कौन सी वैल्यू इनमें से गलत है और कौन कौन सी वैल्यू एक्चुअल में पॉसिबल भी है कि चार्ज की ये वैल्यू हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। क्योंकि हमने कहा कि हर सारी चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिवाइड हो सकती है। तो इसका पता कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमने ये चीज सीखी हुई है Q इज इक्वल टू एन ई, और यहां से हम n निकाल सकते हैं Q ओवर E करके। अगर आपका ये डिवीजन करके एक इंटीजर आ रहा है आगे, अगर n एक इंटीजर आ रहा है तो आप कहोगे कि यस दिस चार्ज इज पॉसिबल। अगर वो एक नॉन इंटीजर आ रहा है तो आपका सीधा सा आंसर आएगा नो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तो पहले पे इस ट्रिक को लगाते हैं, ए पे आपका टोटल चार्ज दिया 5.6 का, तो n अगर हम यहां से निकालेंगे तो 5.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻19। हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का यूज कर रहे हैं हम नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप पावर्स को छोड़ दोगे तो ये जो फैक्टर है डेसिमल्स हट जाएंगे इसमें से 56 ओवर 16, और 16 से 56 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 16 3 जार, ये डेसिमल आपस में कट जाएंगे, 16 3 जार 48, कुछ ना कुछ पॉइंट आ जाएगा आगे, आपके पास 8 कैरी बचेगा। ये 3.5 इंटू 10⁻⁻, ऊपर जाके आपके पास 19 प्लस का हो रहा है 1, हाँ कुछ ऐसा आ रहा है ये 3.5 इंटू 10⁻10। तो जो टोटल आ रहा है ये आपके पास कितना आ रहा है 3.5 10, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 से 10 कैंसिल, तो n कितना आ रहा है, n आपके पास 35 आ रहा है, और n एक 35 क्या है, इंटीजर है। तो आप कहोगे कि यस दिस वैल्यू इज पॉसिबल। -18 है तो 19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, वो इसकी एक पावर को खत्म कर देगा, 10 ए की पावर बचेगी। 5.6 और 1.6 से डेसिमल आपस में हट रहे हैं और आप नेगेटिव साइन के साथ, तो यस एक इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब यस ये वैल्यू पॉसिबल है नेचर में कि 5.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। वैसे दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आप 4.8 को लेके चलोगे बी पार्ट में, तो 4.8 के लिए भी हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4.8 डिवाइडेड बाय आपका 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 10⁻⁻19, ये तो कैंसल आउट हो रहा है, और यहाँ से क्लियरली आपको पता चल रहा है डेसिमल हटा के ये भी क्या आ रहा है -3 आ रहा है, ये भी एक इंटीजर है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, यस ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। सी पे लगाते हैं तो 6.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अगर नेगेटिव लेके चले तो यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे 6/1.16 आ रहा है इंटू 10⁻, अगर आप इसको डेसिमल वाइज हटाओगे तो एक पावर ऊपर चली जाएगी, ये कैंसल आउट हो रहा है, और 10, तो ये 60 ओवर 16 बन रहा है, जो कि 16 का फैक्टर नहीं है क्योंकि 16 4 जा 64 होते हैं, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा जो भी है 120, यहाँ से 12 बचा 3.7 के आसपास पर है, तो ये क्या है, ये एक इंटीजर नहीं है, तो इसमें आपके पास नॉट पॉसिबल लिखोगे आप कि ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो क्या ट्रिक है कि आपको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, और अगर आपके पास एक इंटीजर आ रहा है तो आप यस कहोगे, अगर आपके पास इंटीजर नहीं आ रहा है तो आप उसको नो में लिख लोगे कि ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें एक छोटा सा ये भी है कि अगर पावर इक्वल है तो आपको देखना है डायरेक्टली कि ये वाला जो नंबर है 16 का फैक्टर है या नहीं है। अगर 16 का फैक्टर तो डायरेक्टली यस हो जाता है, अगर 16 का फैक्टर नहीं है तो डायरेक्टली हम इसको नो कहते हैं कि ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है क्या ऑब्जेक्ट के मास पे कोई फर्क पड़ता है, ये आपको सोचना है और आपको जवाब देना है। आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं क्या ऑब्जेक्ट जो लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन और जो ऑब्जेक्ट गेन कर रही है क्या उनके मास में कोई डिफरेंस आता है, कोई चेंज आता है।
तो इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ करेंगे हम और समझेंगे कि चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है उनको स्टडी करने के लिए कुल हमने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को समझा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वैसे ही अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके आसपास फिजिक्स पढ़ रहा है +1 2 का कोई स्टूडेंट है उसको सजेस्ट कीजिए और जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप इन वीडियोस को रेकमेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।